सुप्रभात आप सभी को। आज हम बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जिसका कि शीर्षक है बस की यात्रा पढ़ेंगे। यह जो पाठ है बस की यात्रा, यह हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ के बारे में जान लेते हैं कि यह पाठ क्या है। प्रस्तुत पाठ श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत, हरिशंकर परसाई जी ने कभी यात्रा की और उसका वर्णन वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इसमें लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली कौन सी शैली होती है? जब हम बात को सीधे सीधे ना कह करके घुमा करके कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में कहते हैं। व्यंग्यात्मक शैली में सीधे सीधे ना कहकर घुमा करके कहना। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। वही इस पाठ के बारे में बताया है। पाठ के अंश देखिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। हम 5 मित्रों ने, अब ये 5 मित्र कौन हैं? लेखक हैं और उनके साथ में उनके 4 साथी हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये? पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अर्थात लेखक और उनके साथियों को जबलपुर की ट्रेन पकड़नी है। क्यों पकड़नी है? क्योंकि वो सुबह घर पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या सोच रहे हैं कि हम शाम को बस से ही चले जाएं। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। अब उन्होंने अपनी आवश्यकता बता दी कि हमें इसी समय क्यों निकलना था, क्योंकि उनमें से 2 को सुबह काम पर जाना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। अब वहाँ के जो मूल रहने वाले लोग थे, जो बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे, उन लोगों ने बताया भी कि शाम वाली इस बस से मत जाओ। तो हमने भी जिज्ञासावश पूछ लिया लेखक ने कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? क्यों नहीं जाना चाहिए इस बस से? क्या रास्ते में डाकू हैं? वो साथी क्या बोलते हैं? दूसरे जिन मुसाफिरों से वो बात कर रहे थे, जिन लोगों से वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि डाकू तो नहीं मिलते, बस डाकिन है। कि ये जो बस है ना, यही डाकिन है, मतलब खराब है, गड़बड़ करने वाली है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। पाठ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों का ऐसा कि ऐसा मीनिंग नहीं है। हम पूर्व में ही जान चुके हैं कि व्यंग्यात्मक है, व्यंग किए गए हैं, कटाक्ष हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा किसको देख करके उमड़ती है? भगवान को देख करके, कोई पूजनीय वस्तुओं को देख करके, कोई वृद्ध व्यक्ति को देख करके। तो उन्होंने भी देखा तो बस को देखकर श्रद्धा उमड़ गई। क्योंकि मतलब क्या मतलब समझे आप इसका? कि बस बहुत पुरानी है, बहुत खटारा बस है, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब उस बस की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उसमें सवारियां चढ़ने की तो बात दूर की है, यह बस तो केवल पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उन्हें जाना जरूरी था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि जिनके कंट्रीब्यूशन में, जिनके संयोजन में ये बस चलती है, वो भी व्यक्ति इसमें बैठा हुआ था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? वो हिस्सेदार व्यक्ति बोला। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक का यहाँ व्यंग्य क्या था कि कहीं हमें उतर के धक्का ना लगाना पड़े, तब जाके कहीं इसका इंजन स्टार्ट हो। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बैठ गए हम सभी, और जो लोग हमें बस स्टैंड छोड़ने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे
जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, क्या कह रही थी? वो उन्हें उपदेश दे रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बस ऐसा उनको सांत्वना वाले वचन के दे के कह रही थी कि अब तुम्हारी यात्रा का कोई पता नहीं है कि सुखद होगी या दुखद होगी, पर यात्रा शुरू हो गई है तो पूरी तो होगी ही। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, मतलब पूरी बस हिल गई और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब बस की स्थिति देखो क्या वर्णित कर रहे हैं लेखक वर्णित कर रहे हैं, कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों पर जो कांच थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कहीं ये बस जो इतनी हिल रही है इंजन के शुरू होते ही, कहीं इनमें कोई कांचों में दरारें ना आ जाए और ये बचे कुचे कांच हमको ही ना चोट पहुंचा दें। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और बस सचमुच चल पड़ी। और अब हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कौन जवान रही होगी? यह बस। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। देखिए लेखक का कटाक्ष व्यंग। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। छोड़कर आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब वो लोग इतना उछल कर रहे थे उस बस के अंदर, इतना उछल रहे थे बस चलने पर कि सब आगा पीछा दाएं बाएं, ना ब्रेक का पता ना कुछ, बस वो एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे हुए जा रहे थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब देखिए ड्राइवर क्या कर रहे हैं, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया क्योंकि पेट्रोल की टंकी में तो छेद हो गया, और फिर उस बाल्टी में नली डालकर इंजन में भेज रहे हैं पेट्रोल को। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब लेखक को चिढ़ छूटना शुरू हो गया। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब लेखक पेड़ को क्यों दुश्मन समझ रहा था? हाँ, लेखक पेड़ को इसलिए दुश्मन समझ रहा था कि ये सामने दुश्मन की तरह आ रहा है ये पेड़, क्योंकि बस को तो कुछ पता नहीं कि कैसे चलना है, क्योंकि बस पुरानी हो चुकी है, उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। अब जो भी पेड़ आएगा बस इससे टकरा जाएगी और हम सब यहीं विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए लेखक को हर एक पेड़ से डर लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखाई देती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी कि कहीं बस इसमें ही ना गिर जाए। एकाएक बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब लो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार जो बस में बैठे हुए थे वो क्या कह रहे थे? बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, कभी कभी तो बंद होती है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वृद्धा थक करके बैठ गई हो, और हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसी बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ जाएगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब धीरे धीरे अब रात होने लगी और जो बस की जो हेडलाइट और जो दूसरी उसमें बस में लाइटें लगी रहती हैं वो काम नहीं कर रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंगना, धीरे धीरे सरकना।
आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब बस अपने आप को एक वृद्धा मान के पीछे और आगे से आने वाले वाहनों को एक तरफ से जाने का रास्ता दे देती। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिर से करके बैठ गया। अब देखो लेखक आगे क्या बता रहे हैं कि बस कहाँ पहुँच गई, अब एक पुलिया के ऊपर। अब जैसे ही वो सब एक पुलिया के ऊपर पहुँचे तो हुआ क्या, एक टायर फिस हो गया, मतलब टायर हवा निकल गई, पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई और अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर गई होती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। कि क्यों देखा श्रद्धा भाव से? कि वो टायरों की हालात जानते हैं कि भाई हम तो नहीं जानते, हम तो पहली बार आए हैं और हमें तो जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बस में आए हैं। लेकिन जो ये इस कंपनी का हिस्सेदार है, ये जो हिस्साधारी व्यक्ति है जिसके संयोजन में बस चल रही है, उसको तो सब कुछ पता है कि इसके टायर कैसे हैं, बस कैसी है, फिर भी इसमें बैठा है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब देखो यहाँ पे फिर व्यंग किया, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग बलिदान। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते। किसका इंतजार करते? बस के हिस्सेदार का। और कहते, देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए, मर गया ये व्यक्ति, इतना बलिदानी व्यक्ति है, लेकिन इसने बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सतना से पन्ना जा रहे थे वो लोग, तो उन्होंने वक्त पर पन्ना जाने की उम्मीद, पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि वो आज पहुंच जाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी भी कहीं पर भी पहुंच पाएंगे। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून से, कि अब भाई अब ये तो जब जाएगी चलेगी तभी पहुँचेगी। हमारे कुड़ने से, हमारे बोलने से, हमारे अपने आप में कमियां निकालने से क्या फ़ायदा। हमें शांत होकर बैठ जाना है इत्मीनान से। अब ये तो जैसे जाएगी वैसे ही जाएगी। चिंता हमारी जाती रही और हमने फिर क्या करना शुरू कर दिया, हंसी मजाक करना बस में शुरू कर दिया। ये इस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी का एक यात्रा वृत्तांत है और सीधा सीधा व्यंग्यात्मक लेख है उन लोगों के लिए जो कि अपने मुनाफे के लिए कई लोगों की जान की, कई यात्रियों की जान की परवाह नहीं करते हैं। ये आपके लिए पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पठित बोध है आपके लिए कि जो आपने इस पाठ में पढ़ा है उसमें से आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। ये प्रश्न देखिएगा और इनका उत्तर लिख करके मुझे प्रेषित कीजिएगा। इनके बाद, इससे के बाद जो अगली कालांश होगी इसमें हम पूरे प्रश्नों को वर्णित करेंगे, उल्लेख करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।